उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर यूपी डीएलएड में एडमिशन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि डीएलएड में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या रहती है, इसके साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, इसके साथ साथ मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनती है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर है प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई थी वही शैक्षणिक अर्हता यानी कि वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस बार भी आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए पिछले वर्ष 2024 से ऑल इंडिया के सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। ठीक है, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि आप कम से कम 12th क्लास, ठीक है, जो आपका 12th क्लास है वो आप पास रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? एकदम पास रहना चाहिए। ठीक है, और मार्क्स आपके कितने भी हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने जो कुछ भी कोर्स किया होगा, चाहे वो बीए किया होगा या फिर आपने मान लीजिए बीएससी किया होगा या फिर आपने बीकॉम किया होगा, ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटेक करते हैं। ठीक है, तो बीटेक यहाँ पर जितने भी साल का होता है लगभग 5 साल का। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, या फिर यहाँ पर बीटेक अगर आपका 4 साल का होता है, ठीक है, और इसके अलावा बीए एलएलबी 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर का होता है। तो ये जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे कि बीए 3 ईयर का होता है, बीएससी 3 ईयर की होती है, बीकॉम 3 ईयर का होता है और बीबीए भी 3 ईयर का होता है। तो ये जितने भी कोर्स हैं ये कम से कम 3 साल वाले हैं। कम से कम की बात की जा रही है, ज़्यादा में ज़्यादा आपका कितने भी साल का हो सकता है, लेकिन कम से कम, जैसे कि ये बीए 3 साल का है चल जाएगा, बीएससी 3 साल की चल जाएगी, बीबीए 3 साल का चल जाएगा। ये कम से कम 3 साल वाला कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए। जैसे कि बीए एलएलबी आपका 5 ईयर का है तो ये भी चल जाएगा, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा ईयर्स का कोर्स होता है। इसी तरह से बीटेक भी आपका चल जाएगा अगर ये 4 साल का होता है आपका, लेकिन 3 साल से कम वाला जो कोर्स है वो नहीं चलेगा। आपने 12th यानी कि 12वीं के बाद कम से कम 3 साल वाला जो कोर्स है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट फाइनल रहना चाहिए, और उसमें जो मार्क्स हैं उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी रहना चाहिए वो यहाँ पर बताई गई है, वो आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि स्नातक जो परीक्षा है वो कम से कम 50% अंकों के साथ आपने पास की हो। इसमें यहाँ पर छूट दी गई है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो एससी एसटी पीएच, इसके अलावा ओबीसी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, जो खुद स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है, इन सभी को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दे दी गई है। यानी कि इन अभ्यर्थियों का जो एडमिशन है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 50% अंक आपके रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये दो चीज़ें आपके समझ में आ गई कि शैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई है, और यही शैक्षणिक अर्हता इस बार भी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल अपील दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कल उसे मंजूर कर लिया गया है। अब आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। ठीक है, अब एज लिमिट की अगर बात करें यहाँ पर, तो एज लिमिट आप देख सकते होंगे आयु जो है जिस वर्ष आवेदन लिए जा रहे हैं, इसके अभी 2025 में आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, तो 2025 की 1 जुलाई को, कितने 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं रहना चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है, जो 35 वर्ष जो अधिकतम उम्र है, इसमें कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट रहती है। वो छूट भी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या किस तरह से रह सकती है कि 35 वर्ष से अधिक ना हो। डीएलएड प्रशिक्षण यहाँ 2024 से, अभी 2025 का जो शासनादेश आएगा, ठीक है, उसमें यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हो जाएंगी। किसी प्रकार की छूट ना होगी। अनुसूचित जातियों, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। यानी कि जो एससी एसटी, इसके अलावा ओबीसी, इन कैटेगरी के अभ्यर्थी, अगर आपकी एज 40 साल है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थियों को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको केवल 35 साल तक ही एडमिशन मिल पाएगा। इसके बाद और भी कुछ छूट यहाँ पर रहेगी, देख लीजिए।
जो दूसरे टाइप के अभ्यर्थी रहते हैं, जैसे पीएच कैटेगरी के जो विकलांग अभ्यर्थी रहते हैं, इनको अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रह जाएगी, यानी कि इनका एडमिशन 50 वर्ष तक भी हो जाएगा। अगर आपकी एज 50 वर्ष तक है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी आयु में छूट नियमानुसार होगी, जो भी यहाँ पर नियम बनाए गए होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। निवास स्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया। पिछले वर्ष 2024 से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पिटारा खोल दिया है ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों के लिए। अब सभी प्रदेशों के यानी कि पूरे देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन के लिए कर सकते हैं और एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, और पिछले वर्ष से एडमिशन लिए भी हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में अदर स्टेट के अभ्यर्थी एडमिशन यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपकी स्टार्ट होंगे तो हम जानकारी दे ही देंगे आपको। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो बाद में भी आपको पता चलती रहेंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने चाहिए, तो ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब जान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट वगैरह किस तरह से बनती है। मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनती है एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ये आप देख सकते होंगे लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट इंस्टीट्यूट वाइज, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट वाइज जो अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो यहाँ पर उपलब्ध है। ये प्रीवियस ईयर 2024 की है, ठीक है। ये 2024 की और ये केवल एक कॉलेज की है, ठीक है। केवल एक कॉलेज की मेरिट लिस्ट वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। और ये मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वो आपकी पूरी मेरिट लिस्ट है। इसमें यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। किस पेज में कॉलेज अलाउड हुआ वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर आप स्टेट रैंक भी देख सकते हैं। आपको एक स्टेट रैंक भी मिलती है। आपकी जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पर आपको एक स्टेट रैंक दी जाती है। और जो मेरिट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है, ये लास्ट में, ठीक है। ये मेरिट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है। आपको कैसे चेक करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे सबसे ज़्यादा इन स्टूडेंट्स की मेरिट है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले कॉलेज मिल गया, उससे कम इनकी है तो इनको दूसरे नंबर पर मिल गया। इसी तरह से ये मेरिट कम होती जाती है, ठीक है। मेरिट कैसे होती जाती है, कम होती जाती है, और कम के आधार पर ही जो सीटें खाली रहती हैं होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं मेरिट आपकी बनती कैसे। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इसमें आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरिट आपकी कैसे बनती है, ठीक है। मेरिट आपकी कैसे बनती है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखना है। और मेरिट के आधार पर ही गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपको मिल पाता है। तो मेरिट के लिए आपने 10th क्लास पास किया होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया होगा, 12th क्लास पास किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक कोर्स पास किया होगा। स्नातक में आपने चाहे कुछ भी किया हो, जिसकी चाहे बीए कर लिया हो आपने, चाहे प्राइवेट किया हो रेगुलर, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके या फिर बीएससी की हो या फिर बीकॉम किया हो, आगे जो कुछ भी आपने किया हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कुछ भी आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में किया हो। मान लीजिए 10th क्लास में आपके 70% मार्क्स थे, ठीक है। 10th क्लास में कितने थे आपके, 70% मार्क्स थे। उसके बाद आपने किया 12th क्लास, 12वीं क्लास पास की। इसमें मान लीजिए आपके कितने हैं, 80% मार्क्स है, ठीक है। इसको भी आपने जोड़ लिया। आप सबको जोड़ते जाएंगे, जिसके हमने 10वीं के मार्क्स को जोड़ लिया, 12वीं की परसेंटेज को जोड़ लिया। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने एक बार फिर से कितने 70% मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब इन तीनों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है। 70 कितना हो गया आपका, 140 हो गया। 140 में आप 80 को यहाँ पर जोड़ देंगे। जब 140 में आप 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220, ठीक है। कितना हो जाएगा, 220। तो आपकी जो मेरिट बनी वो कितनी बनी, 220। इसी तरह से यही मेरिट अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, जिस किसी की 249 है, किसी की 242 है, किसी की 242 है, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे की साइड में आएंगे, ठीक है। तो किसी की 220 होगी, किसी की 218 होगी, किसी की 219 होगी, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ठीक है। यहाँ पर 230 तक वाले स्टूडेंट्स को ये कॉलेज जो है वो अलाउड हुआ है, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हाई स्कूल में भी किसी की परसेंटेज 90 है, ठीक है। इंटरमीडिएट में उसकी 95 है, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी वो वही सब 80 लेकर आ गए। तो ये यहाँ पर परसेंटेज फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिसकी इन्होंने कितना हो गया, 18, यानी कि 180 हो गया। 18 में आपने 7 जोड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 18 में जब 7 यहाँ पर आप 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये 260 हो गया। 60 में 5% और तो ये 265। तो ये भाई को तो वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से जो परसेंटेज है ज़्यादा जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होती है हाई स्कूल, इंटर में, ग्रेजुएशन में, उनको पहले यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये परसेंटेज बनती है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब किसी स्टूडेंट्स की 221 होगी, ठीक है, 221 होगी, किसी की 222 होगी। इसी तरह से मैंने आपको दिखाया किसी की 240 होगी, किसी की 250 होगी। तो जिस स्टूडेंट्स की मेरिट सबसे ज़्यादा होती है
ऊपर होता है वो स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऊपर वाले को एक नंबर दिया जाता है, ऊपर सभी स्टूडेंट्स को एक नंबर दिया जाता है, ऊपर वाले को एक नंबर मिलता है, उससे नीचे वाले को 2 नंबर, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा उसको 1 नंबर दिया, ठीक है, उसके बाद जिस स्टूडेंट्स की मेरिट है उसको 2 नंबर दिए, इस तरह से एक नंबर सभी स्टूडेंट्स को बांटते जाते हैं और ये टोटल नंबर उस नंबर तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँचता है ये नंबर, जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए, मान लिए 3,00,000 यहाँ पर 40,580 लोगों ने फॉर्म फिल किए, तो 3,40,580 स्टूडेंट्स तक ये जो नंबर है वो पहुंचता रहेगा, यानी कि एक एक नंबर सभी को दे दिया जाएगा और लास्ट वाले स्टूडेंट्स का जो स्टेट रैंक होगी, जो नंबर होगा वो होगा 3,40,580 और जो नंबर ये दिया जाता है यही आपकी स्टेट रैंक होती है और स्टेट रैंक के आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो होती है। पहले अच्छे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, यानी कि जिनकी स्टेट रैंक अच्छी होती है, कम होती है, उनको पहले यहाँ पर जो काउंसलिंग का मौका मिल जाता है। यदि आपकी स्टेट रैंक बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 2 लाख है, तो आपको बाद में मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी अच्छे से शुरू से ही, जिसके हाई स्कूल इंटीग्रेशन में सभी में अच्छे मार्क्स रहे होंगे, परसेंटेज अच्छी रहेगी, तो आपको यहाँ पर अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम रहती है, लगभग 10,000, अब मान लीजिए 11,000 मान लीजिए, ठीक है, वैसे 10,200 ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है 10,200 गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस प्रति वर्ष कितनी रहती है, 41,000, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की प्रति वर्ष 10,200, ठीक है। तो यहाँ पर फीस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे जानने के लिए मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई है आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। बहुत जल्दी आपके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा 2025 में एडमिशन के लिए, तो निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और इस एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, जिसकी अदर स्टेट में आपने देखा होगा इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको, क्या होता है, अदर दूसरे राज्यों में डीएलएड करने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स पर एक मेहरबानी कर रखी है कि आपको भैया इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही नहीं है। मैंने आपको मेरिट बता दी, बस इस मेरिट को ही इसी तरह से बनाया जाएगा, 10वीं क्लास के मार्क्स जोड़े जाएंगे, 12वीं क्लास के मार्क्स जोड़े जाएंगे और अंडरग्रेजुएट कोर्स के मार्क्स जोड़ लिए जाएंगे और आपको दे दिया जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो समझ लीजिए इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। बाकी गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि जो नोटिफिकेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जैसे ही आएगा हम तुरंत आपको जानकारी देंगे इस बारे में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।